हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास नंबर 5। इससे पहले क्लास में मैंने जो क्लास नंबर 4 थी विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ाया था, और आज मैं पढ़ाऊंगी ताम्रपाषाणिक काल। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाणिक काल। पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया, ताम्रपाषाणिक काल कहा गया। सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, उसके बाद तांबे के औजार, और फिर इनको साथ साथ प्रयोग किया तो वो ताम्रपाषाणिक काल। सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों को प्रयोग में लाया गया वह धातु कौन सी थी? तांबा। यह वो धातु है जिसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। लोहा मत लगा देना ऑप्शन में कि लोहे का प्रयोग किया सबसे पहले, नहीं, तांबे का। ये धातु में आती है, जैसे सोना चांदी, लोहा, टीन, ये सभी धातु हैं, ये धातु के रूप हैं। तांबे का प्रथम प्रयोग 5000 ईसी पूर्व में हुआ। तांबे का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? 5000 ईसी पूर्व। ताम्रपाषाण के लोग कैसे थे? ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का राजस्थान। राजस्थान में आहार और ग्लुंद तांबे के लिए फेमस जगह है, ठीक है। और फिर आगे कौन सा है? पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरन। पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत की ये जगह तांबे के लिए फेमस जगह है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति में अग्रणी माना जाता है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति में सबसे ज़्यादा अग्रणी माना जाता है मालवा को। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड से भी अग्रणी माने गए हैं। मालवा के जो मृदभांड है ताम्रपाषाण मृदभांड से भी अग्रणी माने गए हैं। सबसे ज़्यादा उत्खनन कहाँ हुए थे? पश्चिम महाराष्ट्र में हुए। अगर खुदाई हुई थी तांबे की तो कहाँ हुई? पश्चिम महाराष्ट्र में। और उसके प्रमुख स्थल कौन से थे जहाँ खुदाई हुई थी? जैसे कि अहमदनगर, महाराष्ट्र का अहमदनगर में जोरवे, नेवासा और देमाबाद, ये वो जगह हैं जहाँ से तांबे की खुदाई हुई। और खुदाई के दौरान पता चला यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग किया गया, ठीक है। पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सभी कौन से थे? जोरवे संस्कृति के थे, ठीक। आगे देखिए, जोरवे संस्कृति कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण। और इसकी बस्तियाँ कौन सी थी? देमाबाद, इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। अगर ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती पूछा जाए तो इनाम गांव। यह कैसी थी? किलाबंद और खाई से घिरी हुई। देमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। और जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा देमाबाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती, ताम्रपाषाण काल की बड़ी बस्ती इनाम गांव, और अगर आपसे पूछा जाए जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा देमाबाद, स्थल में सबसे बड़ा देमाबाद। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती। आहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, जिसको तांबे वाली जगह भी कहा गया। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। आगे देखिए, गिलुंद इस संस्कृति का स्थान केंद्र माना गया। किस संस्कृति का? आहार संस्कृति का जो केंद्र माना गया वो गिलुंद को माना गया। यहाँ प्रस्तर फलक के अवशेष मिले हैं, यानी कि पत्थरों की जो चीज़ें बनी हुई हैं उसका उद्योग मिला है, उद्योग के अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण के लोग करते क्या थे? क्या खेती करते थे? गेहूँ, धान, दाल की खेती करते थे। और यह सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में एक नदी है नर्मदा, उसका तट है, नवदा टोली में पाए गए हैं किसके अवशेष? गेहूँ, धान और दाल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। खुदाई के बाद पता चला कि इतने सारे अनाज भारत के किसी अन्य स्थान पर नहीं मिले, केवल यही मिले। कहाँ से? नवदा टोली। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? नर्मदा नदी के तट पर। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहार के लोग कैसे घरों में रहते थे? पत्थर के बने घरों में। और देमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तु उपलब्धि के लिए है। अभी देमाबाद सबसे बड़ी जगह बताई गई थी, और यहाँ इसको ये ख्याति कैसे मिली? यहाँ पे कांसे की वस्तु की उपलब्धि के लिए।
कांस्य की वस्तु का सबसे ज़्यादा प्रयोग। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी मिलता है। ये जो कुछ इनकी जो वस्तुएं हैं इन पर हड़प्पा संस्कृति का क्या प्रभाव मिलता है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। यही नहीं कि तांबे की वस्तु बनाते रहते थे, वस्त्र निर्माण में भी सुपरिचित थे, आगे थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले खिलौनों और मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा जिसको कहा गया है, कारीगर भी दिखाई दिए हैं। ताम्रपाषाण के लोग में संस्कार और धार्मिक संप्रदायों का आभास मिलता है। ताम्रपाषाण के लोगों में क्या संस्कार जैसी चीज़ देखने को मिलती है, सभ्यता जैसी चीज़। ठीक है। महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे, मरे हुए लोगों को अस्थि कलश में, मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ताम्रपाषाण से लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण के लोग किसकी, मातृ देवी की पूजा करते थे। और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, जैसे कि आज गाय धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक, उस टाइम पे बैल था वृषभ। इस काल में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि समाज में भेदभाव देखने को मिला। कैसे, इसका प्रमाण महाराष्ट्र की जोर व्यवस्थियों में देखने को मिला सबसे पहले, क्योंकि वहाँ ऊंच नीच के क्रम में निवास स्थान दिखाई देता है। ऊंच नीच के क्रम में यानी कि कुछ ऊंची जगह पे कुछ नीची जगह पे, इसमें जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। चलिए इसको नाम दिया गया है, जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है, ऊंच नीच की भावना का। तिथि क्रम के अनुसार भारत की ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं कुछ प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है, कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। सबसे पहले देखिए, प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत जो जगह आती हैं वो आती हैं राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनवाली। ये प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक, क्वेश्चन आएगा प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली। सिंध प्रांत का एक कोट दीजी ताम्रपाषाणिक है। सिंध प्रांत का कोट दीजी कैसा है, ताम्रपाषाणिक है। फिर है कायथा के मृदभांडों पर, कायथा जो जगह है वहाँ के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया। देखिए 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग जो ताम्रपाषाणिक काल था वह संस्कृति खत्म हो गई। ठीक, और अब बची क्या, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही और ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने के कारण वर्षा की कमी सूखा माना जाता है। जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां थी वो लुप्त क्यों हुई, इसका कारण था वर्षा की कमी यानी कि सूखा। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या था, सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काली व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, यानी कि मिट्टी का प्रयोग करते थे। ऐसे बर्तन बनाते थे काले और लाल मिट्टी का प्रयोग करके। ठीक, चित्रित मृदभांड का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया। अगर चित्रित मृदभांड यानी कि मृदभांड हो रही है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, जो चित्र बनाए गए मिट्टी के बर्तन पे वो कब बनाए गए थे, जैसे ये चित्र बना दिए मिट्टी के बर्तनों पे, ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया। दक्षिणी भारत में नवपाषाण अवस्था बिना किसी कारण के ताम्रपाषाण अवस्था में विलीन हो गई। दक्षिण में जो नवपाषाण अवस्था हुई थी यानी कि नवपाषाण काल आया, वो अपने आप ही ताम्रपाषाण अवस्था में विलीन हो गई। इस संस्कृति को नवपाषाण ताम्र या पाषाण संस्कृति का नाम दिया गया, यानी कि वो भी तांबे से बनी वस्तुएं या तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगी। और धीरे धीरे जब नवपाषाण आया तो ये खुद ही ताम्रपाषाण अवस्था में विलीन हो गई।
और इस संस्कृति को नाम दिया गया नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति। देखिए मालवा मध्य भारत में जैसे कायथा और एरन की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती है। ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है? कायथा और एरन। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं होता वो मैं को पढ़वाती भी नहीं हूँ। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में, अभी प्रायद्वीपीय इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, जो तीनों ओर से घिरा हुआ पानी से, वो क्या होता है? प्रायद्वीपीय। देखिए सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। अगर भारत में बड़े बड़े गांव बसाए तो किसने बसाए हैं? ताम्रपाषाणिक लोगों ने। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। मध्य प्रदेश में क्या है? कायथा और एरन, और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव। ये बस्तियां कैसी हैं? किलाबंद। पश्चिम भारत में संपूर्ण सावधान। देखिए पश्चिम भारत में पूरा शवाधान होता था, यानी कि पूरे तरीके से इंसान को अंतिम संस्कार, और पूरी भारत में आंशिक यानी कि थोड़ा ही समाधान प्रचलित था। आधा भाग का क्या होता था? पूरे भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ताम्रपाषाण स्थलों से हल और फावड़ा पाया गया। ताम्रपाषाण युग के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे और नगरों में भी नहीं रहते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग कैसे थे? लेखन कला से परिचित नहीं थे और नगरों में भी नहीं रहते थे, ग्रामीण समुदाय के थे। ये मैंने पहले पढ़ाया था। जबकि कांस्य युगीन हड़प्पा कालीन लोग नगरवासी हो गए। फिर कांस्य युगीन में हड़प्पा काल के जो लोग कैसे हो गए? नगरवासी। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे की बनी हुई चीज़ें, तांबे से बनाई हुई चीज़ें कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी ताम्र निधि जहाँ पर इसका बहुत ही बड़ा जखीरा मिला वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार और 102 चांदी के पतले पत्थर प्लेटें टाइप का लगा लो, या फिर ये औजार 424 तांबे के मिले हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। अब कुछ याद रखने बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य: मालवा उत्कृष्टतम ताम्रपाषाण मृद भांड। मालवा में उत्कृष्टतम यानी कि अच्छी क्वालिटी का ताम्रपाषाण मृद भांड नर्मदा टोली नर्मदा नदी के तट पर, और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इतने सारे अनाज जो कहीं नहीं मिलते। दैमाबाद गोदावरी सबसे बड़ी बस्ती कलश समाधान दिशा उत्तर दक्षिण में। इनाम गांव किलाबंद बस्ती, हाथी दांत शिल्पकार, चूना बनाने वाले खिलौने आदि के लिए फेमस इनाम गांव। महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति या द्विस्तरीय निवास महाराष्ट्र में मिला। कोट दीजी आमरी कालीबंगा गणेश्वर ने हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि अपनाई। कालीबंगा एवं बनवाली प्राक हड़प्पन अवस्था तथा ताम्रपाषाण से है। आगे देखिए ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण क्या था? कम वर्षा या सूखा। और लास्ट है ताम्रपाषाण संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। तो आज की क्लास में इतना ही। जो फेमस चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।